हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पाथ टू मॉडर्नाइजेशन जो आपके क्लास 11th का थीम है उसको पढ़ेंगे और ये थीम 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट एवर द थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द योर एग्जामिनेशन प्रॉस्पेक्टस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप देख रहे होंगे ईस्ट एशिया, जिस रीजन में हम लोग रहते हैं उस रीजन में शुरुआती दौर में आप 19th सेंचुरी की जो टाइम पीरियड चलेगा उसमें किसका डोमिनेशन है? चाइना का। चाइना की जो झिंग डायनेस्टी है ये बहुत ही प्रॉस्पेरियस और बहुत ही सिक्योर्ड और पावरफुल डायनेस्टी उस समय थी। आप देखेंगे उसी टाइम पीरियड में जापान की भी स्टोरी सुनेंगे। जापान एक छोटा सा आइसलैंड कंट्री है जो कि लॉक्ड कंट्री है, मतलब आइसोलेटेड है, मतलब एकदम अलग है, अलग थलग जापान है। लेकिन आगे के टाइम पीरियड में जब थोड़ा आगे टाइम बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि कुछ ही दशकों में चाइना की जो झिंग डायनेस्टी है धीरे धीरे एक उथल पुथल, टर्मोल मतलब होता है उथल पुथल से घिर जाएगी और वहाँ पर वो जो कॉलोनियल जो चैलेंजेस थे उसको फेस नहीं कर पाएगी। इवन वहाँ की जो इम्पीरियल गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल कंट्रोल को भी लॉस कर देगी, मतलब जो राजनीतिक उसका नियंत्रण है सोसाइटी पे उसको भी बहुत हद तक खोती रहेगी। इवन आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई भी रिफॉर्म करने या कोई भी कंट्री में के प्रति इम्पोर्टेंट काम डेवलपमेंट करने में भी फेल रहेगी सरकार, मतलब झिंग डायनेस्टी। आप देखेंगे कि वहाँ जो चाइना है वो सिविल वार के चपेट में आ जाएगा। तो इससे ये टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें चाइना की स्थिति ये चल रही है। अब इसी समय आप जापान की स्थिति देखिए। जापान एक अलग तरीके से आप देखेंगे कि जापान एक सक्सेसफुल कंट्री बनने की कगार पे आ रहा है, मतलब अपने देश को, नेशन को बिल्ड कर रहा है, इवन मॉडर्न स्टेट्स बना रहा है और मतलब इंडस्ट्रीज़ क्रिएट कर रहा है, इकोनॉमी डेवलप कर रहा है और कॉलोनियल जो एम्पायर है इवन इतना तरक्की कर लिया है कि अब खुद ही साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहा है। साम्राज्य बनाने का मतलब कैसे? दूसरे दूसरे देशों पे जाकर अपना डोमिनेशन फैला रहा है। जैसे आप देखेंगे कि इनकॉर्पोरेटिंग ताइवान पर कब्जा मचा दिया है, कोरिया पे कब्जा ले लिया, मतलब कोरिया तक पहुंच गया है, अपने आप को और एक्सपांड कर रहा है। इवन जो उसकी सोर्स कंट्री है, मतलब जहाँ से आप देखेंगे कि उसने अपने सांस्कृतिक और आदर्शों का जो स्रोत कंट्री है चाइना, वहाँ यहाँ लिखा है द सोर्स ऑफ इट्स कल्चर एंड आइडियल, वहाँ पर भी उसको 1894 में आकर जीत लिया है। इवन रसिया जो यूरोप बहुत ही पावरफुल कंट्री है उसको भी उसने 1905 में जाकर जीत लिया है चाइना ने। इतना पावरफुल नेशन बनने लग जाएगा। अब इसी टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा चाइना के बारे में और भी पढ़ेंगे कि चाइना अब क्या कर रहा है। मतलब ये जापान की स्टोरी थोड़ी सी थी, अब थोड़ा सा चाइना के बारे में पढ़ लीजिए। चाइना जो है उसका रिएक्ट बहुत स्लो है, मतलब उसकी जो स्थिति चल रही है एक तो ख़राब है और फिर भी ख़राब होने के बाद भी उसकी जो सुधार करने की स्थिति है वो भी बहुत स्लो है। इवन इस कारण से वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करेगा और अपने जो कल्चर है उसको डिफाइन करने के लिए इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत उसको काम करना पड़ जाएगा। इवन अपने नेशनल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में, इवन अपने आप को फ्री कराना, मतलब फ्री किससे कराना है? वेस्टर्न कंट्रीज़ से और जापान से। वेस्टर्न कंट्री मतलब वो टाइम पीरियड कॉलोनियल टाइम पीरियड चल रहा है, मतलब ब्रिटेन या अमेरिका, ये वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो भी आकर हम लोगों के ऊपर कॉलोनी बना रही है। ये चाइना की भी स्थिति में, मतलब चाइना पे भी कब्जा की हुई है, तो उनसे चाइना को फ्री कराना और चाइना को वेस्टर्न से फ्री कराना और जापानीज़ लोग जो जापान 1894 के वॉर में बहुत हद तक कब्जा किया उससे फ्री कराना, मतलब ये सारे काम कराना है। और इसके साथ साथ और क्या करना है? डेवलपमेंट के काम करने हैं। ये सब सारे काम चाइना को करने होंगे। तो देखेंगे कि चाइनीज़ कंट्रोल से उसे फ्री कराना है। इवन दे फाउंड दैट दे कुड अचीव बोथ ऑब्जेक्टिव, मतलब अब उन्हें लगने लगा, उन्हें लोग को, चाइनीज़ को पता चलता है, मतलब मालूम है कि उनको कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव लेकर काम करना होगा। एक तो अपने आप को फ्री कराना है, दूसरा मतलब एक तो पहले अपने यहाँ की जो इनइक्वालिटीज़ है उसको रिमूव करना है, इवन अपने नेशन को बिल्ड करना है। मतलब पहला कि इनइक्वालिटी हटानी है और दूसरा नेशन को बढ़ाना है, नेशन को बिल्ड करना है। ये 2 चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे। इवन आप देखेंगे कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो बहुत बेहतरीन जीत हासिल करती है सिविल वॉर में 1949 में, लेकिन बाद में यद्यपि अब इन लोगों को बाद में ये रियलाइज़ होगा कि 1970s में कि चाइनीज़ लीडर लोग को लगने लगेगा कि उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी है
जो कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, ये देश की वृद्धि, देश के विकास में बहुत हद तक बाधा पड़ रही है। तो इसको थोड़ा हमको खोलना होगा, अपने देश की जो संकुचित विचारधारा है इसको खोलना होगा, और बाहरी कंपनियों का निवेश अपने देश में कैसे हो, इन्वेस्टमेंट कैसे हो, इस पे काम करना होगा। तो आप देखेंगे कि बाद में इकोनॉमी को थोड़ा खोलेंगे, इससे पूंजीवादी जो व्यवस्था है, कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है, वो फिर से वहाँ पर बैक होगा, इवन मार्केट फ्री होगा वहाँ का। और कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का ही बहुत हद तक रिटेन रहेगा पॉलिटिकल कंट्रोल पे, मतलब राजनीतिक रूप से ताकत कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, लेकिन बाकी और सारे रूप में जैसे उन्होंने खोल दिया है अपने बाज़ार को कि आइए निवेश कीजिए, ऐसा सिस्टम ओपन कर दिया है। इवन आप जापान में अब थोड़ा चलते हैं, जापान की स्टोरी देखते हैं। जापान जो है बहुत ही एडवांस इंडस्ट्रियल नेशन बन गया है। इवन बनते बनते उसकी इतनी भूख बढ़ गई, इतनी एम्पायर खड़ा करने की, कि लोगों को डिफीट करना, और क्या कहते हैं, लोगों को एम्पायर करने के चक्कर में, मतलब लोगों को कब्जा करने के चक्कर में वो एक वॉर के कगार पे फंस गया, मतलब लड़ाई झगड़े में फंस गया। अब लड़ाई झगड़े के फंसने के कारण आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो पराजित हो जाता है, स्थिति उसकी ख़राब हो जाती है। उसके बाद यूएस वहाँ का ऑक्यूपाइड कर लेता है मार्केट, और उसको इस्टेब्लिश करने में यूएस बहुत हद तक काम करेगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है, और वो जो जापानीज़ लोगों का जो मन में जो चाह है, नेशनलिज्म है, उस सब ने देश की इकोनॉमी पे बहुत हद तक काम करेंगे। और इवन जापान फिर से 1970s तक आते आते एक मेजर इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी हमने चैप्टर के ओपन पार्ट पे नहीं चले हैं, अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में चल रहे हैं। जापानीज़ के बारे में थोड़ी बहुत स्टोरी और यहाँ पे है कि जापानीज़ जो पाथ टू मॉडर्नाइजेशन है वो कैसी है, कि कैपिटलिज्म के माध्यम से जापान ने अपने आप को बिल्ड किया है। मतलब आप देखेंगे क्यों कैपिटल लिखा है, क्योंकि ईस्टर्न एशिया में उस टाइम पीरियड में, जैसे रसिया हो गया या चाइना हो गया, ये सब साम्राज्य, वही साम्यवादी देश हैं। साम्यवाद का मतलब है कि सोशलिस्ट कंट्री है, कैपिटलिस्ट नहीं है। लेकिन जापान वहीं एक ऐसा देश है जो क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट को प्रमोट कर रहा है, जो कि कैपिटलिस्ट वर्ड वेस्टर्न जो कंट्री चल रही है उन सब देशों के इकोनॉमी का काम है। इवन आप देखेंगे कि कैपिटलिस्ट को प्रमोट करके उसकी जो खुद की कंट्री है उसने क्या कहते हैं आगे बढ़ाई है, समृद्धवान की है। कैपिटलिस्ट जो वर्ड है या कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है, इस पर डोमिनेशन किसका है, वेस्टर्न लोगों का डोमिनेशन है। मतलब वेस्टर्न जो इनका काम है कि जहाँ जाना प्रभुत्व जमाना, मतलब ये वेस्ट कैपिटलिस्ट को प्रमोट करना, ऐसा काम है। लेकिन जापान एक ऐसा एशिया का देश है जो एशिया का देश होते हुए भी कैपिटलिस्ट को प्रमोट करता है, तो इसी चीज़ को वो जस्टिफाई किया जाएगा। इवन आप देखेंगे कि वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट पर जो वेस्ट का डोमिनेशन है उसको लेकर जापान ने एशिया में रहकर भी इतिहास बनाएगा। जैसे रैपिड डेवलपमेंट करेगा, अंडरलाइन वहाँ का जो जापान का जो रैपिड डेवलपमेंट है वो 3 कारणों से है। आप अपने आंसर में इन तीनों कारणों को लिखेंगे। क्या कि एक तो वहाँ की जो अपनी जापानीज़ लोगों की अपनी ट्रेडिशन है, उसको बहुत मजबूत ट्रेडिशन है, उसको उन्होंने प्रमोट किया। इवन जो जापानीज़ इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी वो अच्छी खासी है, उस पर प्रमोट काम होंगे। इवन उनकी जो लर्निंग जो एबिलिटी है, पहला एक तो उनका कल्चर, दूसरी उनकी सीखने की जो चाह, और तीसरा नेशनलिज्म की उनकी जो लगन है, जो भावना है, उस कारण से जापान एक बहुत ही तरक्कीवान देश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे के पोर्शन को पढ़ेंगे, मतलब हम टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर चर्चा करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऋषभ सर, आप मेरे वीडियोस इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे देख सकते हैं। इवन आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा देंगे तो इससे क्या होगा कि अगले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएंगी। चलिए ऑल द बेस्ट बच्चों, जय हिंद।